नमस्कार। मैं मोहन तिवारी महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह मोहन की कविताएं संकलन से आज फिर एक नई कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों ने हर बार मुझे अपना मत व्यक्त किया है, प्रोत्साहित किया है, वैसे ही इस बार भी मुझे मिलेगा, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ। रंजिश नामक कविता को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविताएं एक आंतरिक भाव होती हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें कवि का दर्द भी छिपा हुआ होता है और समाज की वास्तविकता भी छिपी हुई होती है। मैं जो भी कविताएं लाता हूँ, आपसे पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि ये यथार्थ से जुड़ी हुई कविताएं हैं जो मेरे जीवन के अनुभवों से होकर के गुजरी हुई हैं। मैं बहुत कम लिखता हूँ, न मंच का आकांक्षी हूँ, न मैं कवि हूँ। मैं सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, जो देखता हूँ वो लिख देता हूँ। इसलिए बेशक इसमें वो रस, वो गहराई, वो लयबद्धता, वो पंक्तिबद्धता भले न हो, किंतु इसमें बहुत कुछ मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसी चीज़ को लेकर के आज रंजिश नामक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें ये दर्शाया गया है कि पुश्तैनी विरोध को पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से चलती रहती है और जीवन किस तरह से कुंठित सा हो जाता है। वह भेदभाव, वह विरोधाभास, वह लड़ाई झगड़े की भावनाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती और एक वक्त ऐसा आता है कि कईयों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही दो प्रेमी की कहानी है, जिसे मैं कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो दोनों किस तरह से एक दूसरे को चाहते हैं। अगर समाज में पीढ़ियों पहले की हुई रंजिश को ख़त्म करके अगर दिलों के ऊपर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज दो परिवार बच गए होते। तो सुनिए, यादों में खोया हुआ आदमी किस तरह से अपने ही आप अपने विचारों में व्यक्त करके कैसे व्यथित होता है, ये उसी की दर्द भरी दास्तान है, रंजिश। और तब हम आ गए थे दो राहे पर। ये यादों में डूब करके यादों की प्रेमिका से कह रहा है कि और तब हम आ गए थे दो राहे पर, फैसला सुना दिया गया था जब हम दोनों की मेहनत बेकार हो गई थी। और तब हम आ गए थे दो राहे पर। दोनों ने बहुत समझाने का प्रयास किया था अपने परिवारों को, अपने समाज को, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और नतीजा आप खुद देखेंगे। कभी हुई थी रंजिश, बाप दादा परदाओं के बीच की थी। एक लंबा अरसा गुजर चुका था, दो गांवों के बीच की दूरी थी। एक लंबा अरसा गुजर चुका था, दो गांवों के बीच की दूरी थी, लेकिन आग अब भी सुलग रही थी, आग अब भी सुलग रही थी। जमीन का लावा सुलग कर उपजाऊ बन जाता है, जमीन का लावा सुलग कर उपजाऊ बन जाता है। इंसानी लावा सुलग कर बुझता नहीं, सुलगता ही रहता है, सुलगता ही रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी तक वंशावली को गर्म रखने के लिए नफरत के बीज उगे न उगे मगर सड़ते नहीं। वंशावली को गर्म रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत के बीज उगे न उगे मगर ये सड़ते नहीं। अवाक सा रह गया था उस दिन जब देखा था तुम्हें, अवाक सा रह गया था उस दिन जब देखा था तुम्हें, गिरे हुए शराबी पथ को उठाने की नाकाम कोशिश करते हुए। अवाक रह गया था उस दिन जब देखा था नशे में धुत शराबी पति को उठाने की नाकाम कोशिश करते हुए। उसकी गालियों की बौछार भी तुम्हारे लिए अनसुनी सी थी।
रह रहकर माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई, आंचल संभालती हुई, याचना भरी निगाहों से देखती हुई चारों तरफ, तब मुझे तुम बहुत अजीब सी लगी थी। तब मुझे तुम बहुत अजीब सी लगी थी। कांपने लगे थे मेरे हाथ पांव, कांपने लगे थे मेरे हाथ पांव, हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी, भिजी हुई मुट्ठियां तन सी गई थी। सोचने लगा था अचानक दौड़कर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं। कांपने लगे थे मेरे हाथ पांव, धड़कनें बढ़ गई थी, भिजी हुई मुट्ठियां तन सी गई थी। सोचने लगा था अचानक दौड़कर तुम्हारे ऊपर ही हाथ उठा दूं, पर कदम उठकर भी रुक गए थे। पर कदम उठकर भी रुक गए थे। तोड़ नहीं सका था तुम्हारी कसम। तुमने ही कहा था अगर मुझे दिल से चाहते हो तो तुम्हें कसम है मेरी। तुमने ही दिल से कहा था कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें कसम है मेरी, जीते जी हम कभी आमने सामने नहीं होंगे। वादा करती हूँ फिर किसी जन्म में मिले तो मैं तुम्हारे लिए ही रहूँगी। तब मैं हट गया था, तब मैं हट गया था वहाँ से। आँखें लाल होकर फिर भी पिघल पड़ी थी। एक आग सी लगी थी लोगों की सोच पर, एक आग सी लगी थी लोगों की सोच पर। जानवर भी तो झगड़ते ज़रूर हैं, जानवर भी तो झगड़ते ज़रूर हैं, मगर भीतर नफ़रत नहीं पालते, मगर भीतर नफ़रत नहीं, भीतर नफ़रत नहीं। जय हिंद। दोस्तों, कविता कैसी लगी अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन होता है और लिखने की प्रेरणा पैदा होती है। धन्यवाद।